Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.OTV के इस खास शो क्रिप्टो वीकली रैप में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आइए देखते हैं क्रिप्टो की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। Let's start with the top story for today. On Monday, cryptocurrency market was trading higher ahead of August Consumer Price Index report. On Tuesday, cryptocurrencies erased its intraday gains after US Consumer Price Index-based inflation hovered near four-decade high and was higher than consensus expectation, triggering fresh fears of extended aggressive Federal Reserve rate move. Bitcoin slipped below $22,000 after the data. Cryptocurrency markets continued to trade lower on Thursday as investors were concerned over the Federal Reserve's rate stance after retail inflation in August surged past consensus estimates. On Thursday, the much-envisioned Ethereum merge finally happened. Ethereum successfully merged from proof of work to proof of stake, marking a new era for the world's second biggest blockchain. Cryptocurrency markets were trading lower on Friday as analysts expect the Fed to hike rate by 75 basis points for a third straight time, although the odds of a 100 basis point rise are mounting. Bitcoin fell by 1.8% over the past 24 hours and is trading at $19,800. Ethereum has plunged by 7.2% and is trading at $1,470. IC15 index of cryptocurrency was down by 3% to trade at 28,820 points. तो संदीप यहाँ पर सीपीआई के नंबर्स का हर कोई इंतजार कर रहा था और सीपीआई के नंबर्स जो आए हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट बुरी खबर ही लेकर आए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ा है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि सीपीआई नंबर्स जो होंगे वो 8.1 होंगे, बट एक्चुअली जो नंबर्स आए हैं वो 8.3 है। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले जो है इन्फ्लेशन घटा है। पिछले महीने 8.5 के नंबर्स थे और इस बार 8.3 के नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि जो फेड रेट हाइक में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो शायद 75 बेसिस पॉइंट ना होकर 100 बेसिस पॉइंट हो सकता है, जो कि बहुत बुरी खबर है। जहाँ की हम बात करें बिटकॉइन और ईथर के प्राइसेस की, तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है जैसे कि इथेरियम मर्ज था, तो उसका इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट हमेशा मार्केट पर दिखता है और हुआ भी। इथेरियम को उसका बहुत फायदा मिला। 30% जो है इथेरियम का प्राइस हमने लास्ट वीक में बढ़ते हुए देखा मर्ज से पहले। हालांकि बिटकॉइन जो है वो सिर्फ सिंगल डिजिट में बढ़ा, लेकिन मर्ज हो चुका है और अब फिर से जो है हमने थोड़ा सा डाउन देखा है इथेरियम को आते हुए। थी उससे थोड़ा डाउन। इसी से जुड़ी एक खबर है, मेननेट के साथ बीकन चेन के सक्सेसफुल मर्जिंग के बाद इथेरियम नेटवर्क अब सफलतापूर्वक प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल में ट्रांजिशन हो गया है। मर्ज भारत के समयानुसार 3 बजे ईएसटी या कहा जाए दोपहर 12:30 के ठीक पहले हुआ। इथेरियम फाउंडेशन के लाइव स्ट्रीम को देखने वाले इंथुजियासिस्ट के प्रूफ ऑफ अटेंडेंस पर एक यूनिक एनएफटी प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल या पीओपी का प्रूफ रिसीव करने के हकदार थे। इथेरियम फाउंडेशन की 10 to 20% की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले नेटवर्क केवल 4% वैलिडेटर्स से चूक गया, जिसका अर्थ यह है कि वो बहुत कम ब्लॉक मिस हो गए थे। वही अन्य न्यूज की बात करें तो ETHPOW का मेननेट इथेरियम चेन की एक कंटिन्यूएशन या फोक जो प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग करता है लाइव हो गया। तो रुचि, मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये मर्ज का जो इवेंट हुआ है, मर्ज के बाद से इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा, हाँ, होने वाला है। 99.9%। एब्सोल्युटली। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 0.2% सिर्फ उसका कंजम्पशन होगा, तो बहुत बड़ी बात है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जिस तरह से समझ लीजिए कि सडनली फिनलैंड का जो है पावर ग्रिड बंद कर दिया है, इतनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी बचने वाली है क्योंकि जो कार्बन एमिशन है और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 99.9% कम हुआ है। जो इथेरियम मर्ज था वो बहुत स्टेबल है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 10 to 20% शायद जो है ब्लॉक्स मिस होंगे, लेकिन सिर्फ 4% मिस हुए हैं, तो इट्स अ गुड साइन। एंड कल की ही अगर रिपोर्ट की बात करें जिस दिन मर्ज हुआ था, तो करीबन 13 मिलियन ETH जो है वो स्टेक हो चुके थे, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। Moving on, India's Enforcement Directorate has unfrozen or restarted the business bank account of crypto exchange WazirX more than a month after it was frozen by the agency. Meanwhile, the Directorate of Enforcement has conducted searches at offices of crypto firm
HPZ token because of its alleged link to Chinese loan apps. तो पिछले महीने WazirX का जो है नाम कहीं ना कहीं जो इंस्टेंट लोन ऐप चाइनीज़ ऐप का जो पूरा केस था उसमें कहीं ना कहीं उसका नाम आया। बहुत सी क्रिप्टो जो है एक्सचेंजेस हैं इंडिया की उनका नाम आया, तो उस पर ईडी ने ऑब्वियसली सर्चेस शुरू कर दी। यहाँ पे WazirX के घर पर, मतलब जो उनके फाउंडर्स हैं उनके घर पर, उनके ऑफिस पर सर्च हुई और उसके बाद उनके बहुत से अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। अब ये खबर आई है कि उन जो अकाउंट्स हैं उन्हें अनफ्रीज कर दिया गया है। वैसे 16 ऐसी फिनटेक कंपनीज हैं जिसको भी सर्च कर रहा है ईडी, और उनमें से एक का नाम ये भी है HPZ टोकन जो है उस पर भी सर्च किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है क्योंकि करोड़ों लोगों के फंड्स इन्होंने लिए हैं, ये कह के कि इन फंड्स से वो कई तरह की क्रिप्टो करेंसीज को माइन करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो अब देखते हैं कि क्योंकि बहुत ही पेचीदा है जो पूरा इंस्टेंट लोन ऐप का जो ये पूरा केस है, तो किस किसका नाम बाहर आता है, कौन क्लीन इसमें साबित होता है और कौन नहीं। हालांकि जो WazirX पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई थी उसके बाद मार्केट में तो बहुत उथल पुथल देखी गई। बिल्कुल। उसके बाद इन्वेस्टर्स में डर का माहौल कहीं पर देखा गया। उसके बाद WazirX ने उसके जो भी प्रूफ्स थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जो पूछा गया, उसके बाद उसने सब प्रूफ उनको सबमिट कर दिए। उसके बाद वो बच गए आखिरकार। पर अगर आप देखोगे इसी से जुड़े HPZ टोकन, इसकी स्टोरी भी हम लोगों ने कवर की थी लास्ट टाइम। तो इसमें जो लिलियन टेक्नोकैप और शिगू टेक्नोलॉजीज करके दो कंपनी है, ये दो कंपनीज ने जो चाइनीज लोन फेक एप्स उसका वही यूज करके इसमें दो एक्यूज थे कंपनी। तो उसके बाद वो कार्रवाई चली। उसके बाद अभी HPZ टोकन को लेकर अभी सब ईडी की सब कार्रवाई शुरू है, चल रही है, सब रिसर्च उनका चालू है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है। देखते हैं अभी आगे जाकर, क्योंकि आखिरकार इन्वेस्टर्स का जो फंसा हुआ पैसा है वो उनको मिलना ही है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माइकल सेलर लेड माइक्रो स्ट्रैटेजी जो पब्लिकली लिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो बिटकॉइन की सबसे अधिक अमाउंट का मालिक है, उन्होंने कहा कि ये क्रिप्टो करेंसी की एडिशनल परचेसेस को फंड देने के लिए इक्विटी में $500 मिलियन तक सेल करने की योजना बना रहा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में माइक्रो स्ट्रैटेजी जो मौजूदा कीमतों पर लगभग $3 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन का मालिक है, उन्होंने कहा कि शेयर सेल बिटकॉइन के एक्विजिशन सहित जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए होगी। तो ये जनरल पर्पजेस क्या है उसने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया हुआ है। देखते हैं अभी क्या होगा आगे। पर अगर इसमें एक मैं पॉइंट ऐड ऑन करूंगा तो जो सेलर है वो टैक्सेस से बचने के लिए कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से उसके ऊपर लॉसूट फाइल किया गया है, जिससे वो जूझ रहे हैं। सिर्फ माइकल सेलर ही नहीं, इनफैक्ट माइक्रो स्ट्रैटेजी पर भी केस किया गया है कि उन्होंने हेल्प किया माइकल सेलर को, जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई टैक्स को इवेड करने की। तो ही वांट्स एंड ही लाइक्स टू एक्वायर एंड बिटकॉइंस। तो अभी इतना उनको, क्योंकि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा इनके पास है, जैसे कि हम जानते हैं $3 बिलियन की बिटकॉइन इनके पास है, और बिटकॉइन की जब वैल्यू घटी तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चन भी रेज किए, लेकिन बावजूद उसके इनको अपना CEO का पद भी छोड़ना पड़ा। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो चाहे अपनी इक्विटी बेच देंगे $500 मिलियन की, लेकिन और ज़्यादा बिटकॉइन एक्वायर करेंगे। सो ओनली ही नोज उनका क्या गोल है, क्या प्लान्स हैं। सो मूविंग ऑन, an attacker behind one of Cream Finance's several exploits converted roughly $1.75 million in stolen funds on Monday. The address has now moved some 607 Bitcoin in stolen funds so far since the exploit. तो ये एक्सप्लॉइट में $1.75 मिलियन के जो फंड्स हैं इस एक्सप्लॉइटर ने, जैसे कि हमने बताया कि 607 एड्रेसेस की तरफ जो है उसको 607 जो बिटकॉइन है वो उन्होंने अलग अलग एड्रेसेस पे भेजे। उसके साथ साथ उन्होंने 1000 ईथर को 80 REN BTC में एक कन्वर्ट किया, जो कि बिटकॉइन ऑन इथेरियम को कहा जाता है, REN BTC, और फिर उन 80 REN BTC को उन्होंने एक्चुअल बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो शुरुआत हुई थी ये जुलाई से हुई थी। जुलाई में भी इन्होंने कुछ 300 REN BTC जो है वो कन्वर्ट किए थे इसी स्टोलन फंड से। इसी ब्रिज का यूज करके उसने इसके पहले भी बहुत सारा एक्सप्लॉइट किया था, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सप्लॉइट किया था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स ने गुरुवार को देश के फॉरेन मिनिस्ट्री से टेराफॉर्म लैब्स के फाउंडर डो कॉन के पासपोर्ट को इनवैलिडेट करने के लिए कहा। यह खबर सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस द्वारा कॉन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिस पर 5 अन्य लोगों के साथ कैपिटल मार्केट एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है। प्रोसिक्यूटर्स ने उन लोगों के भी पासपोर्ट को इनवैलिडेट करने के लिए भी कहा, पर इसमें निकोलस प्लेटियास को छोड़कर जो एक टेराफॉर्म लैब्स के एक अन्य फाउंडर है उस पर वो कोरियन नेशनल नहीं है। तो उसे छोड़कर भी डोकॉन का जो सिलसिला चला,
टेराफॉर्म टेरा कोलैप्स के पीछे उसका जो सबसे बड़ा हाथ है, तो अभी उसके पासपोर्ट को इनवैलिड कर दिया है। तो उसका लास्ट लोकेशन अगर आप देखोगे तो लास्ट लोकेशन उसका सिंगापुर में था। तो सिंगापुर से वो टेरा जो क्रैश का जो हलचल चल रही थी वो वहां से कर रहा था। तो फाइनली अभी पासपोर्ट को इनवैलिड करने के बाद अभी वो वहां से निकल नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। So moving on, the European Union's market in crypto asset or MiCA legislation is likely to become the global standard for regulatory oversight, Binance founder and CEO Changpeng Zhao said while speaking at a Binance Blockchain Week in Paris on Wednesday. तो यहाँ पर जो चैनपेंग जाओ है बाइनेंस के CEO, उन्होंने बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक जो कि पेरिस में हुई थी उसमें इन्होंने कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो मीका लेजिस्लेशन है, जो MiCA जो उनका रेगुलेशन है, वो शायद एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएगा हर किसी के लिए। और उसके लिए उसका रीज़न ये है कि एक तो जो इनका रेगुलेशन है इट्स वेरी सिंपल कि आप एक लाइसेंस अक्वायर करो और आप फिर ऑपरेट कर सकते हो पूरे यूरोप में। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसर्न भी उन्होंने रेज किया है। कंसर्न ये है कि थोड़ा सा लिमिटेशन है ऑन इशुएंस ऑफ US डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स, तो उसको लेकर थोड़ा सा उनका कंसर्न है। अब देखते हैं कि उनके कंसर्न को सुना जाता है या नहीं जाता है, या उसमें कुछ और अलग डिसीजन लिया जाता है या नहीं। ये USD बेस्ड जैसा आपने बताया जो कंसर्न है, USD बेस्ड स्टेबल कॉइन जो है मार्केट में 75% उसका लिक्विडिटी है। उसके बावजूद वो कंसर्न मतलब उनका कंसर्न तो ठीक है, बराबर है। 75% लिक्विडिटी होने के बावजूद ये सब चीजें हो रही है। लेट्स सी अभी इसके आगे के अपडेट्स क्या होंगे, तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक 30 वर्षीय साउथ कोरियन व्यक्ति जिसने चिल्ड्रन और यूथ को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वाला कंटेंट क्रिएट किया और स्टोर किया, जिसे उसने मेटावर्स में रिक्रूट किया, उसे अब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ इस एक्ट को तोड़ने के लिए 4 साल की जेल की सजा दी गई। उस व्यक्ति ने साउथ कोरियन मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर यंग पीपल्स को अपने बॉडीज की एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियोस रिकॉर्ड करने और सबमिट करने के लिए राजी किया, उन्हें गिफ्ट्स का लालच दिया। तो आपने देखा अभी मेटावर्स में ये सब चीजें भी होनी शुरू हो गई। जैसे अगर आप रेफरेंस अगर लास्ट जो हुआ था मेटावर्स में नीना जैन पटेल के साथ जो हुआ था, एक उनके साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइट हुआ था। उसके बाद वो एक्सप्लॉइट होने के बाद एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। एक ठोस एक्ट को मजबूत करने कानून उसमें चाहिए इसके लिए। तो अभी ये जो हुआ उसके बाद एक अच्छा कानून इसमें किया गया है और इसमें बताया गया कि अभी ये जो है, ये जो एक्यूज है, ये एक्यूज को अब 7 साल तक वो कहीं पर काम नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें 4 साल की उसको सजा भी दी गई है। ये बहुत अच्छा एक्ट किया हुआ है। इस पे और भी काम करना जरूरी है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो मेटावर्स को इस तरह से गलत तरीके से यूज करने की। टेक्नोलॉजी है और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज। बिल्कुल बिल्कुल जी। बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू अ फ्राइडे कोर्ट फाइलिंग, renowned director Quentin Tarantino has settled his long-standing non-fungible token lawsuit with production company Miramax. The lawsuit, which began last November when Tarantino stated he would be releasing NFTs using footage from the hit 1994 film he directed, Pulp Fiction, which Miramax claims it owned the redistribution rights to, has been dismissed by both parties. I think both parties समझ गई कि जब उन्होंने पहली NFT निकाली थी तो पहली NFT जो है वो $1 million में ऑक्शन हुई थी, which is a big amount. तो उन्होंने भी लगा शायद कि ये लॉसूट में लड़ने में कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने आपस में सुलह कर, मीरामैक्स ने खुद ये जो है लॉसूट वापस लिया है और ये लॉयर्स ने अनाउंस किया है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अब बहुत सारी जो है NFT ये दोनों कोलैबोरेशन में लेकर आएंगे विद द फिल्म पल्प फिक्शन। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर and this is me Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend.